हेलो स्टूडेंट्स, अपना चल रहा था कैलेंडर का पार्ट 1 डाल दिया था, आपने देख लिया होगा। आप कैलेंडर आज पढ़ेंगे अपन कैलेंडर का पार्ट 2। आप कैलेंडर का पार्ट 2 पढ़ने से पहले आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, चलो अपन देख लेते हैं कि पार्ट 1 में दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था, परंतु विस्तार से देखने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। शॉर्ट में देख लेते हैं दोबारा से एक बार जो कि पार्ट 1 में पढ़ा गया था। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें। आपका कैलेंडर बस जो मैंने पार्ट 1 में करवाया था वो ये पूरा का पूरा मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, ऊपर से लेकर यहाँ तक आपको मैंने जो करवाया था वो लिख दिया है, परंतु ये थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है। इसको विस्तार से देखने के लिए आप पार्ट 1 को जरूर देखें, आपको पूरा समझ में आएगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाई गई है, विस्तार से पढ़ाया गया। अगर विस्तार से पढ़ा हुआ देखोगे तो याद रहेगा। कैलेंडर वैसे हार्ड होता है, परंतु विस्तार से पढ़ा हुआ याद रहता है। ट्रिक तो बहुत सी हो जाएंगी, फिर याद नहीं होता है। चलो देखते हैं किस प्रकार से हमने पढ़ा था। नॉर्मल ईयर जिसमें 365 दिन हो, 365 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो एक सेंसिबल रिमाइंडर बचेगा 1, यानी 365 दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में, और एक विषम दिन होता है, एक ऑड दिन होता है। ठीक है, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड किया तो 2 बचा, यानी 2 विषम दिन होते हैं। यानी नॉर्मल ईयर में 1 विषम दिन, लीप ईयर में 2 विषम दिन, नॉर्मल ईयर में 365 दिन, लीप ईयर में 366 दिन। इसके बाद पढ़ेंगे अपन वर्ष में 4 का भाग देते हैं। जिस प्रकार आपको चेक करना हो कि नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है तो अपन 4 का भाग देंगे। वर्ष में 4 का भाग, जिस प्रकार मान लो 2018 है तो इसमें 4 का भाग देके चेक करेंगे कि नॉर्मल, अगर 4 का भाग पूरा जाता है तो नॉर्मल लीप ईयर होगा। अगर 4 से पूरा डिवाइड होता है, जिस प्रकार 2016 है तो 4 से पूरा डिवाइड होता है तो क्या है, लीप ईयर। अगर 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा तो नॉर्मल ईयर। जिस प्रकार 2007 ले लो, 2007 में 4 से पूरा डिवाइड नहीं होता है तो ये होगा नॉर्मल ईयर, और जो 4 से पूरा डिवाइड होगा वो होगा लीप ईयर। ठीक है, तो वर्ष में 4 का भाग देते हैं, शताब्दी में 400 का भाग देते हैं। अगर 400 का भाग देने के बाद शताब्दी में जिसके अंत में डबल शून्य होगा वह शताब्दी होगी। शताब्दी में 400 से डिवाइड करने पर अगर पूरा भाग जाता है तो लीप ईयर होगा, लीप शताब्दी वर्ष होगा। और 400 का भाग देने के बाद पूरा डिवाइड नहीं होता है तो वो होगा नॉर्मल शताब्दी वर्ष, यानी नॉर्मल शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, इसमें 400 का भाग देते हैं शताब्दी में, वर्ष में 4 का भाग देते हैं। पूरा भाग जाए तो लीप वर्ष, पूरा न जाए तो नॉर्मल वर्ष, नॉर्मल शताब्दी वर्ष। ठीक है, जिस प्रकार नॉर्मल ईयर यानी नॉर्मल ईयर 1995, 1997, लीप ईयर यानी 2004 और 2008, ये 4 से पूरा डिवाइड होता है तो लीप ईयर, पूरा डिवाइड ना हो तो नॉर्मल ईयर। शताब्दी में आप एग्जाम्पल ले लेना, जिस प्रकार 2000 ये पूरा 400 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर, पूरा डिवाइड ना हो तो नॉर्मल ईयर। इसके बाद अब अपने पढ़ा था कि 100 साल में कितने लीप ईयर और कितने नॉर्मल ईयर होते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि 100 साल में कितने तो लीप ईयर होते हैं और कितने नॉर्मल ईयर होते हैं। तो हमने पढ़ा था विस्तार से कि 100 साल में 24 तो लीप ईयर होते हैं और 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। 24 तो लीप ईयर और 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। किस प्रकार से देखा था वो आप वीडियो 1 को जरूर देखें। 1 से लेकर 99 तक अलग से निकाला था, 100 का अलग से निकाला था, 1 से 99 तक निकाला तो आया था 24, और 100 वाला नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे यानी 100 साल में 24 तो लीप ईयर होते हैं और 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। इसके बाद देखेंगे अपन 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है। देखो, लीप ईयर का मतलब हो गया 29 फरवरी होना। लीप ईयर वो होगा जिसमें 29 फरवरी होगी, और नॉर्मल ईयर वो होगा जिसमें 29 फरवरी नहीं होगी। तो क्वेश्चन 2 हैं, उत्तर एक ही है। 100 साल में 29, 100 साल में पूछे कि लीप ईयर कितने, 24, और पूछे कि 100 साल में 29 फरवरी कितनी, यानी 24। 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है, 24 बार। कितनी बार, 24। 100 साल में 4 बार ही, मतलब 24 बार ही 29 फरवरी आएगी। ठीक है, इसके बाद अपन देखा था ये किस प्रकार निकाला था, मैंने आपको बताया था। 100 साल में 29 तारीख यानी, ठीक है हाँ, 100 साल में 29 तारीख कितनी बार होती है, यानी ये पूछ रहा है कि 100 साल में 29 तारीख है। 29 फरवरी तो 24 बार आएगी, परंतु 100 साल में 29 तारीख है, यानी 29 तारीख जनवरी में भी आएगी, फरवरी में भी आएगी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस प्रकार सभी में आती है 29 तारीख। तो जनवरी फरवरी में 4 साल के बाद आती है, परंतु बाकी में तो सभी में आती है। तो ये पूछ रहा है कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। 100 साल में 29
तारीख कितनी बार आएगी, इसको किस प्रकार निकाला था, 24 को और 76 को अलग करके 24 को किससे गुना किया था, वो आप पार्ट 1 में जरूर देखें, आराम से समझ में आएगा कि 100 साल में 29 तारीख 11-24 बार किस प्रकार आया। ठीक है, 100 साल में 29 तारीख 11-24 बार होती है। 400 साल में 29 तारीख कितनी बार है, देखो अगर 100 साल में 100 साल में 29 तारीख होती है 11-24 बार। इसके बाद क्वेश्चन है ये कि 100 साल में 29 फरवरी 24 बार, तो 400 साल में 29 फरवरी 97 बार। 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार है, 97 बार। देखो 100 साल में 24 बार है, तो 24 को 4 से गुणा किया तो 96 प्लस 1 एक्स्ट्रा होगा, यानी 400 साल खुद के एक लीप ईयर है, तो ये एक एक्स्ट्रा आया था 96 प्लस 1 यानी 97। तो 400 साल में 29 फरवरी 97 बार, 100 साल में 29 फरवरी 24 बार। एक बार दोबारा, 100 साल में 29 फरवरी 24 बार, 400 साल में 29 फरवरी 97 बार। 100 साल में 29 तारीख 11-24 बार, 400 साल में 29 है तारीख 44-97 बार। 400 साल में 29 तारीख कितनी बार है, 44-97। पार्ट 1 में देखें किस प्रकार आया था। अधिकतम विषम दिन अपने निकाला था 45 में। जिस प्रकार आपके पास कोई संख्या उठा लो 45, अगर उसको विषम दिन के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड किया तो हमारा आया था शेषफल 6, यानी अधिकतम विषम शेषफल उसमें 3 आया था। 45 के लिए, 46 के लिए 4, 45, 46, 47 के लिए 5, 48 के लिए 6, 49 के लिए 0, 50 के लिए 1, 51 के लिए 2, इस प्रकार से आया था। तो अधिकतम विषम दिन होते हैं 6। आपको इतना याद रखना है कि अधिकतम विषम दिन 6 जबकि न्यूनतम विषम दिन 0। अधिकतम विषम दिन 6, न्यूनतम विषम दिन 0। ये था हमारा नॉर्मल कंसेप्ट। इसके बाद अपने ये देखा था कि ओड दिन वार में किस प्रकार होते हैं। वार में, जो कि कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई वार या दिन होता है, उसमें ओड दिन किस प्रकार होते हैं। संडे का ओड दिन होता है 1, यानी 7 पर आता है, तो 7 को 7 से डिवाइड किया तो संडे कैलेंडर का लास्ट दिन होता है, मंडे कैलेंडर का फर्स्ट दिन होता है। ठीक है, मंडे फर्स्ट दिन होता है, ये तो ऐसे लिख दिया। संडे यानी 7 को 7 से डिवाइड किया तो 0, शेषफल बचा 0, यानी संडे का ओड दिन 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6। इस प्रकार आपको याद होना चाहिए कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 1-2 बार देखोगे तो बिल्कुल आराम से याद होगा। देखो संडे का 7 को 7 से डिवाइड किया तो 0 शेषफल बचा, मंडे में 1 बचेगा, 7 से डिवाइड करने पर ट्यूसडे में 2, इस प्रकार आप देख लेना। इसके बाद अपन पढ़ा था महीनों के विषम दिन, यानी महीनों में विषम दिन किस प्रकार होते हैं। जिस प्रकार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। देखो जनवरी 31 होती है, जनवरी में 31 दिन होते हैं। 31 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे विषम दिन निकालने के लिए, 7 से डिवाइड किया था तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचा था, 3। देखो 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, कितना बचा 3, कितना बचा 3। तो और दिन कितने होंगे हमारे, जो शेषफल बचेगा वही हमारा और दिन होगा। तो और दिन कितने निकल के आए, 3। जनवरी के 3, फरवरी के या तो 1 होगा या 0 होगा। 28 फरवरी है तो 0 और 29 फरवरी है तो 1 एक्स्ट्रा बचा, यानी रिमाइंडर 1 बचा। तो और दिन कितने, 1। तो जनवरी को 3, फरवरी को 0, 1। इसके बाद देखो मार्च 31 तो 3, अगर 31 होगा तो 3 और 32 है तो 2। 28 के बाद देख लो 29, 30, 30, 32। ठीक है, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। इस प्रकार आपको याद होना चाहिए कि जनवरी का 3, फरवरी का 0, 1, मार्च का 3, मार्च के बाद अप्रैल का 2, इसके बाद देखो 3, मई 3। ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा देख लेना। जुलाई और अगस्त का 3 दिन है, यानी जुलाई भी 31 और अगस्त भी 31। जुलाई भी 31 होता है, अगस्त भी 31 होता है। इसमें 3 दिन होंगे, विषम दिन 3 होंगे जुलाई और अगस्त के। बाकी आपको ऐसे कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, इसके बाद अपन देख लेते हैं वर्ष में। ये था वार में, ये था महीनों में और ये है वर्ष में। वर्ष में देखो किस प्रकार से नॉर्मल यानी साधारण वर्ष में विषम दिन 1, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 शेषफल बचेगा। साधारण वर्ष में ओड दिन कितने, 1। लीप वर्ष में ओड दिन कितने, 2। 7 से डिवाइड करने के बाद 366 था तो 2 रिमाइंडर बचेगा। 100 साल में कितने विषम दिन, 5। 100 साल में कितने, 5। 200 साल में कितने, 3। 300 साल में 1, 400 साल में 0 और 500 साल में 5। ये आपको याद होना चाहिए। वर्ष में 100 साल का 5, 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0, 500 का 5।
ये था वर्ष में हमारा ओड दिन, विषम दिन। इसके बाद अपन देखते हैं रिपीट वर्ष कैलेंडर, यानी कैलेंडर रिपीट किस टाइप से होगा। ये आपको मैंने पहले लिख दिया ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने नोटबुक में लिख लें और थोड़ा कम टाइम में रिपीट हो गया जो अपने पहले पढ़ा था। इसके बाद अपन देख लेते हैं रिपीट वर्ष कैलेंडर, यानी वर्ष में कैलेंडर रिपीट किस प्रकार होगा। जिस प्रकार मैं आपको बोलूं कि 2012 का कैलेंडर पूरा कब रिपीट होगा, यानी 2012, आज 2012 है तो 2012 के बाद कैलेंडर कब रिपीट होगा, यानी वर्ष में। किस में? वर्ष में, महीनों में पढ़ेंगे। पहले वर्ष में देख लेते हैं। 2012 नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? 2012 4 से डिवाइड हो रहा है यानी लीप ईयर है। लीप ईयर में 2 विषम दिन, नॉर्मल ईयर में 1 विषम दिन। जिस प्रकार आपको पूछे कि 2015 में कितने, 2015 में विषम दिन कितने होंगे? 2015 में विषम दिन कितने होंगे? तो 1, यानी जो नॉर्मल ईयर होगा विषम दिन 1 और जो लीप ईयर होगा उसमें विषम दिन 2। जिस प्रकार पूछे 2016 में ओड दिन कितने, यानी विषम दिन कितने 2016 में? तो 2। 2016 में विषम दिन 2, जबकि 2015 में 1। 2014 में 4 से डिवाइड करना है, 2014 में 1, 2012 में 2, 2003 में 1। जो नॉर्मल ईयर होगा उसका विषम दिन 1 और जो 4 से पूरा डिवाइड होगा उसका विषम दिन 2। तो देखो अपने को क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, यानी क्वेश्चन ये है हमारे पास है कि 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो देखो किस प्रकार से अपन करेंगे इस क्वेश्चन को। 2012 क्या है? लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 2 विषम दिन। 2012 के बाद 2013 में 1 विषम दिन, 2014 में 1 विषम दिन, 2015 में 1 विषम दिन, 2016 में 2 विषम दिन। देखो इनको जोड़ो, 7 हो रहा है क्या, यानी जहां आपका 7 होगा उसके बाद अगले वाला, जस्ट अगले वाला कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। देखो 2 और 1 3, 4 5 6 7, यानी 7 पूरा हो गया। देखो 2012 और 2016 को लेकर विषम दिन कितने हो गए? 7। जहां आपका 7 होगा उसके आगे जस्ट कैलेंडर रिपीट होगा, यानी 2016 के बाद 2017 में आपका कैलेंडर 2012 के समान होगा। 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2017 में। क्यों कि 2012 से लेकर 16 तक कितना हो गया हमारा? 7, यानी 2017 में आपका कैलेंडर रिपीट होगा। ये था आपका लीप ईयर, ये है नॉर्मल ईयर। तो लीप ईयर से लेकर नॉर्मल ईयर में पूरा कैलेंडर रिपीट नहीं होगा, ठीक है। ये जनवरी फरवरी तक ही पूरा रिपीट होता है। इसके बाद अपन देख लेते हैं 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, यानी क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2013 का कब होगा, 2015 का रिपीट कैलेंडर कब होगा, 2016 का, 2017 का, 2018 का। 2018 का पूछ रहे तो 2018, 19, 20, 21 लिख लो इनको इस प्रकार से और उसके विषम दिन जोड़ दो और जहाँ 7 होगा जस्ट आगे वाला हमारा रिपीट वर्ष होगा, यानी रिपीट वर्ष होगा। जिस प्रकार आपको पूछे कि 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो देखो 2013 नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर है तो 1 विषम दिन। 2013 के बाद 14 में 1 विषम दिन, 15 में 1, 16 में 2, 17 में 1, 18 में 1, ये कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 18 तक कितना हो गया हमारा? 7। 7 के जस्ट 7 कहाँ हो रहा है? 2018 पर। 2018 के बाद वाला यानी 2019 हमारा 2013 का कैलेंडर 2019 में दिखाई देगा, यानी 2013 का कैलेंडर 2019 में समान दिखाई देगा। ये क्या था हमारा? नॉर्मल ईयर, और ये भी क्या है हमारा? नॉर्मल ईयर। तो इसमें पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होगा, ठीक है। वर्ष तो नहीं होंगे, बाकी बार, महीने, मंथ सेम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछे कि 2012 का, 2013 का, 2014 का, 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है 2012, 13, 14, 15। 15 का पूछ रहा है तो 16, 17, 18 और आपको और दिन देख लेते हैं। जहां आपका विषम दिन 7 बन जाए उसके जस्ट आगे वाला हमारा वर्ष रिपीट होगा, आगे वाले वर्ष में हमारा कैलेंडर रिपीट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 क्वेश्चन थे। इसके बाद देखते हैं अपन मंथ का रिपीट होना। जिस प्रकार 2012 को आपके समझ में आ गया कि 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2013 का कब होगा, 2014 का कब होगा, 2015 का
कब होगा। इसी तरीके से अपने को पूछे कि मंथ के अंदर यानी जनवरी के अंदर जो कैलेंडर है वो कौन से महीने में दोबारा से रिपीट होगा, फरवरी का है तो कौन से महीने में दोबारा से रिपीट होगा, मार्च का है तो कौन से महीने में दोबारा से रिपीट होगा। जिस प्रकार वर्ष में देखा था उसी तरीके से अपना अब मंथ में देख लेते हैं। देखो किस प्रकार से मंथ का कैलेंडर रिपीट होना। जनवरी का कोड दिन कितना 3, ये याद होना चाहिए। फरवरी का 01, मार्च का 3, अगस्त का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो देखो इस प्रकार पूछे कि मंथ का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो देखो क्वेश्चन इस प्रकार है कि जिस प्रकार आपको बोले कि जनवरी का कैलेंडर कब रिपीट होगा, यानी जनवरी महीने का कैलेंडर सेम कब दिखेगा। क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है जिस प्रकार वर्ष में था। तो देखो अपन जहाँ 7 होगा 3, इसको एक बार मान लो 1 ले लेते हैं, 3 1 4, 4 4 3 4 5 6 7 हो गए यहाँ, यानी जनवरी का कहाँ दिख जाएगा 7, कहाँ हो रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो अप्रैल में आगे वाले में, यानी अप्रैल में जनवरी का कैलेंडर अप्रैल में सेम दिखेगा। अगर इसको अपन शून्य लेते तो देखो किस प्रकार से करेंगे। 3, ये मान लो 28 फरवरी थी, मान लो फरवरी 28 है तो 3 0 जोड़ा तो 3 ही होया, 3 3 6 के बाद 2 जोड़ा तो 6 तो कम पड़ रहे हैं 7 से, और 2 जोड़ना पड़ेगा। अगस्त का 2 होता है तो 6 2 8 हो गए, ये तो 7 से ऊपर चले गए, यानी 7 से कम थे ऊपर। तो जनवरी फरवरी मार्च में तो 7 से कम थे, और अगस्त का जोड़ा तो 7 से ऊपर हो गए। तो यानी जनवरी का कैलेंडर कब रिपीट होगा, अगर फरवरी 28 हो तो, यानी क्वेश्चन इस टाइप से है कि जनवरी का कैलेंडर कब रिपीट होगा अगर फरवरी 28 हो तो देखो 3 6 7 8 ज़्यादा हो गया और आगे चलना पड़ेगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। देखो यहाँ आ रहा है, यानी स्टरडे क्या, जून जुलाई अगस्त सितंबर है, यानी सितंबर में आपका जनवरी का कैलेंडर सितंबर में होगा। देखो किस प्रकार से, यहाँ तो हमारा योग 7 आया नहीं, या तो कम आ रहा था या ज़्यादा आ रहा था। इसके बाद हमारा आया 21, क्या आया 21, तो 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 संतो 2 संतो 14 3 संतो 21, यानी कितने बार भाग गया 3 बार। शेष पर रिमाइंडर कितना बचा 0, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो आपका 21 हो सकता है 28। इस प्रकार से अपन आगे चलते हैं, अगर 7 पे नहीं हो रहा है तो आगे 21 पर चलते हैं, 14 पर चलते हैं, 14 पर हो सकता है, 21 पर हो सकता है, यानी 7 का गुणज। तो जनवरी का कैलेंडर कब दिखेगा सितंबर में। जनवरी का कैलेंडर अगर फरवरी 28 हो तो कब रिपीट होगा सितंबर में। ठीक है, इस प्रकार से अपने वर्ष का देख लिया, मंथ का देख लिया। इसके बाद अपन ये देख लेते हैं, फिर अपन चलेंगे क्वेश्चन पर। ये किस प्रकार से कि शताब्दी का अंतिम दिन, यानी ये आपको याद रखना है कि हमेशा शताब्दी का अंतिम दिन या तो फ्राइडे हो सकता है, या फिर ये याद रखो आप 5 3 1 0 5 3 1 0 5 3 1 0। शताब्दी का अंतिम दिन 5 3 1 0। 5 पर होता है फ्राइडे, देख लो 5 पर फ्राइडे, 3 पर वेडनेसडे, 1 पर मंडे और 0 पर संडे। आपको याद है शून्य का संडे 1 का मंडे, शून्य का संडे 1 का मंडे, 3 का वेडनेसडे, 5 का फ्राइडे, 5 का फ्राइडे 6 का सैटरडे, 5 का फ्राइडे 6 का सैटरडे। तो शताब्दी का अंतिम दिन या तो फ्राइडे होगा 5 3 1 0, या तो मंडे या संडे या फ्राइडे या वेडनेसडे। ठीक है, इस प्रकार से होंगे, यानी शताब्दी का अंतिम दिन होगा कौन सा नहीं। क्या क्या आ गया आपके पास विषम दिन में से, 3 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, क्या बचा 2 4 6, क्या बचा 2 4 6। तो आपका शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं होगा, ये तो शताब्दी के अंतिम दिन होंगे, और कौन से नहीं होंगे जो बच गए 2 4 6, ये शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। तो कौन से थर्सडे नहीं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी 2 4 6, 2 4 6 हमारे शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। जबकि हमारी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है 5 3 1 0, 5 3 1 0, और होगा कौन सा नहीं 2 4 6। शताब्दी का अंतिम दिन 2 4 6 नहीं होगा, जबकि शताब्दी का अंतिम दिन होगा कौन सा 5 3 1 0, फ्राइडे वेडनेसडे मंडे संडे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास है जो पैटर्न था मैंने एक साथ बोर्ड पर लिख दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपनी नोटबुक में लिख लें। यहाँ तक आप एक बार इसको
लिखो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन देख लेते हैं क्वेश्चन। जिस प्रकार ये क्वेश्चन है आपके पास कि 5 जनवरी, ये है जनवरी, 5 जनवरी 2002 को मंडे है। क्वेश्चन इस टाइप से हो सकते हैं कि 5 जनवरी 2002 को क्या है, मंडे। 5 जनवरी 2002 को मंडे है तो 5 सेम है, यानी तारीख सेम है, महीना सेम है और वर्ष में चेंजिंग की गई है। अगर तारीख और महीना सेम हो और वर्ष में चेंजिंग हो तो किस प्रकार निकालेंगे। अच्छा, अपने कल छोड़ा था एक क्वेश्चन पर, पहले एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अपने जो फर्स्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन किया था उस टाइप के 1-2 क्वेश्चन करते हैं। देखो ये था हमारा 5 जनवरी 2002 को मंडे है तो 5 जनवरी 2004 को क्या होगा। इस क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे, यानी आपके पास तारीख सेम है, महीना सेम है। अगर तारीख सेम हो, महीना सेम हो तो इनको एक बार छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन 2002 और 2004, यानी 2002 और 2004 में किस प्रकार गए। 2002, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ। 2002 क्या है आपका, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। 2002 आपका लीप ईयर है, यानी 2 होंगे। 2003 क्या है आपका, यानी आपके पास 2002 में मंडे है, ठीक है। आपके पास कितना, आप 2002 से 2004 पर जाना है, यानी 2002 से 2004 पर जाना है तो आपको 2004 तो लेना ही नहीं है, यानी 2004 पर तो हम जा रहे हैं। तो 2002 के बाद क्या आएगा, 2003 और 2002, यानी 2002 और 2003 फिर 2004। तो आपको 2004 नहीं लेना है, यानी 2004 तो अपन ले रहे हैं। 2004 पर तो अपन जा रहे हैं, जिसको पूछा गया अपन उसको नहीं लेंगे, यानी जिसको पूछ रहे हैं उसको नहीं लेंगे, अपन लेंगे 2002 और 2003। तो इसका विषम दिन 0 और इसका विषम दिन 1, यानी अपने को देखना है ओनली फॉर 2003। 2002 से 2004 पर किस प्रकार गए, 2002, 2003, 2004 नहीं लिखना है, जिसको पूछा गया उसको नहीं लिखेंगे अपन। तो देखो 2003 का किस प्रकार, 2003 तक पहुंचने के लिए क्या आया, 2002 के लिए 0, 2003 का 1, यानी इसमें 1 ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया, प्लस का 1। तो इसी प्रकार से अपन मंडे में भी +1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, मंडे में। तो मंडे कहाँ था हमारा, मंडे में +1 ऐड किया तो देखो इसके बाद अपने इसको किस टाइप से करेंगे, मंडे में +1 ऐड करेंगे तो देखो अपन मंडे में 1 जोड़ेंगे तो देखो मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे। ये ऑड के दिन नहीं जोड़ने, मंडे के बाद क्या आ रहा है, ट्यूसडे। तो हमारा क्या होगा, ट्यूसडे। क्या होगा, ट्यूसडे। देखो एक बार दोबारा से, तारीख सेम हो, महीना सेम हो और वर्ष में चेंजिंग हो। 2002 था, 2002 का कोड 0, 2003, 2003 का 1, 2003 के बाद 2004, जो पूछा गया वो नहीं लिखेंगे। तो हमारे को 0 + 1 हुआ था, 0 + 1 यानी 1, 1 के लिए क्या आएगा, अपन मंडे में 1 ऐड करेंगे तो ट्यूसडे, ट्यूसडे के लिए ट्यूसडे आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या पूछा गया है, 2004 का कैलेंडर 2000 नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 5 जनवरी 2002 को मंडे है, 5 जनवरी 2004 को क्या आया, ट्यूसडे। तो 5 जनवरी 2005 को क्या होगा, यानी 2002 में मंडे है, 2004 में ट्यूसडे है, तो 2005 में पूछ सकता है, 2006 में पूछ सकता है, 2007 में। इस टाइप से आप 8-10 क्वेश्चन करोगे तो आपके तैयार हो जाएगा। यानी 5 महीना सेम है, तारीख सेम है, महीना सेम है, 2005 में चेंजिंग की गई, यानी 2004 + का 2005 तो पूछ ही रहा है, यानी 5 तो अपने को लेना नहीं है। तो 2004 के लिए अपन क्या कर देंगे, 2004 तो लीप ईयर हो गया। तो इसके बाद अपन 2005 का तो 2 ऐड कर देंगे, लीप ईयर है तो 2 ऐड करने के बाद ट्यूसडे में 2 ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखो ट्यूसडे में 2 ऐड करेंगे तो अपने थर्सडे पर आएंगे। कहाँ, थर्सडे में, THUR, ठीक है। आगे बात समझ, यानी 2004 कौन सा वर्ष है आपके पास, लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 2 होंगे तो 2 और ऐड किया तो 2000 यानी ट्यूसडे में 2 और ऐड किया तो थर्सडे पर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। जब वर्ष चेंज हो रही थी तो बार किस प्रकार निकालेंगे, यानी वर्ष में जितना चेंजिंग हो रहा है, जितना और दिन का चेंजिंग हो रहा है, उसी टाइप से अपन कर देंगे।
इसके बाद हमारे क्वेश्चन है कि 5 मार्च, ये देखो इसी टाइप से कोई क्वेश्चन है कि 5 मार्च क्या है, मार्च, और यहाँ भी क्या है 5 मार्च, यानी 5 मार्च 1813 को संडे है, तो 5 मार्च 1824 को क्या होगा। इसको देखो अपन किस प्रकार से, वो तो वहाँ तो गैप कम था, 4 के बाद 5, 4, 2, 3 इस प्रकार सा था, और इसके बाद इसमें देखो अपने को गैप ज़्यादा है, तारीख समान है, महीना समान है, तारीख और महीने तो समान है, परंतु गैप क्या है, ज़्यादा है। देखो 2013 से पूछ रहा है, नहीं 18 को तो छोड़ो एक बार, 18 तो सेम है, यानी 13 से 24 पर जा रहे हैं, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 21, 22 और 23, 24 तो लिखना नहीं है मेरे को। और दिन 2013 में कितने होंगे, 18-13 में कितने होंगे, 1 होगा और दिन, तो 14 में कितने होंगे, 14 में भी 1 होगा, 4 से डिवाइड करते हैं, 15 में भी 1 और 16 में 2 होंगे, 17 में 1, 18 में 1, 19 में 1, 20 में 2, 19 में 1 और 22 में 2, 23 में 1। अब इनको देख लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी क्या निकल गया आपका 14। योग क्या बना 14। 14 तो विषम दिन नहीं हो सकते, जो 7 से ऊपर चले जाएंगे उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी 7 से डिवाइड किया तो 7 दूनी 14, सेंसफल क्या बचा आपका 0, यानी रिमाइंडर क्या बचा आपका 0। अगर 0 रिमाइंडर तो कौन सा बार है, SUNDAY, यानी 5 मार्च 1813 को संडे था, तो 5 मार्च 1824 को भी क्या होगा हमारा संडे। तो 18 यानी तारीख सेम, महीना सेम, वर्ष में चेंजिंग, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, कोई चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आपको याद है कि 2013 में विषम दिन 1 होता है, यानी नॉर्मल ईयर है, और जो जो लीप ईयर आएंगे उसमें विषम दिन 2 होंगे। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप का कोई क्वेश्चन, जो पहले वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन था उस टाइप से 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये हमारा यहीं का काम आएगा। 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन था, यानी क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन था। इस प्रकार से आपसे वार पूछे, यानी वार पूछ रहा है, इस टाइप से आपके पास कोई वार पूछे तो आप किस प्रकार निकालोगे। 13 मार्च का पूछ रहा है, 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप से आपके पास कोई वार पूछे तो मैं आपको देखो शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं किस प्रकार से निकालेंगे। देखो क्वेश्चन है 13 मार्च 2011 को कौन सा वार होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो अपन पहले देख लेते हैं। वार पूछ रहा है तो पहले अपन देखेंगे, आपको 2 चीज़ देखने, यानी जो चल रहा है और जो कंप्लीट हो गया है, यानी कंप्लीट ईयर और रनिंग ईयर, यानी जो कंप्लीट हो गया और जो चल रहा है। बस शॉर्ट ट्रिक की है, जो कंप्लीट और चल रहा है 2 चीज़ देखने आपको, आपका वार आ जाएगा। कंप्लीट कितने हो गए, ईयर लिखा है तो कंप्लीट कितने हो गए 2010, कितने हो गए 2010, 2011 तो चल रहा है तो 2010 लिखो, इसको बाद में कर लेते हैं 2010। इसमें और दिन निकाल लो, और जो कंप्लीट हो गए उसमें और दिन निकाल लो, और जो चल रहा है उसके और दिन निकाल लो, बस क्वेश्चन हो जाएगा। कंप्लीट ईयर कितने 2010, तो इसको लिखेंगे अपन 20 प्लस का 10, तो इसमें तो और दिन होंगे 0 और इसमें कितने हो जाएंगे 10। देखो और दिन का मतलब है इसमें तो अपने भाग लगाएंगे, 400 का तो पूरा पूरा चला जाएगा तो और दिन बचा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अपन 10 में। 10 क्या है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन निकालेंगे। देखो इसमें तो पूरा पूरा भाग चल जाए तो विषम दिन बचा ही नहीं। इसमें देखो नॉर्मल ईयर में 10 तो क्या है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में 10 विषम दिन तो होंगे, यानी एक होगा तो भी 10 हो गए, परंतु नॉर्मल ईयर के साथ साथ 1 से लेकर 10 तक में 2 लीप वर्ष भी आएंगे, यानी 1 से लेकर 4 और 4 से लेकर 8 के बीच में, तो कितने हो गए 10 2 12। देखो इसमें विषम दिन कितने होंगे 10 में, कि 1 से लेकर 10 तक तो नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन थे, परंतु 4 और 8 पर 2 और आ गए, तो यानी ये 4 और आ जाएगा, नहीं
देखो 10 तक एक तो वैसे हो गया, एक एक करेंगे तो 10 और 2 क्या हो गए हमारे, जो 4 और 8 पर हो जाएंगे तो ये हो गया 12। ठीक है, ये तो हमारा निकल गया विषम दिन 12। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अपन रनिंग ईयर यानी कौन सा चल रहा है। 13 मार्च 2011, 2011 को नहीं देखना, यानी मार्च महीना दिया हुआ है। कौन सा महीना, मार्च। तो अपन जनवरी से स्टार्ट करते हैं, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी के ओड दिन कितने होंगे, 3 प्लस फरवरी के 0। कौन सा ईयर दिया हुआ है, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में 28 ही और लीप ईयर में 29 ही। तो फरवरी का ओड दिन ये आपको ध्यान से देखना है, महत्वपूर्ण है। फरवरी आपको बताएगी यहाँ से 2011 नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 ही होती है, जबकि लीप ईयर में फरवरी 29 ही होती है। आपको मैंने अच्छे तरीके से बताया था। इसके बाद जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का कितना दिया गया, जो तारीख दी गई है वो लेना है। यानी मार्च महीना चल रहा है तो मार्च महीने में जो तारीख दे रहा है वो ही लेना है, आपको ये याद रखना है। 2-3 चीज़ों का आपको याद रखना है कि मार्च महीना चल रहा है तो जो तारीख दे रहा है वो लेनी है अपने को। 13 के बाद 14, 15, 16, यानी दोनों और दिन जोड़ देते हैं अपन। 12 + 8 यानी 28, 12 + 16 यानी 28। 28 तो विषम दिन नहीं हो सकते तो अपन 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 चौक 28 यानी पूरा पूरा जाएगा। और दिन कितना बचा, 0। पूरा पूरा जाएगा तो और दिन 0 बचा। 0 का क्या होता है, संडे, SUNDAY। यानी हमारा 13 मार्च 2011 को कौन सा वार होगा, संडे। 13 मार्च 2012 को कौन सा, 13 मार्च 2011 को कौन सा वार होगा, संडे। किस प्रकार से निकालेंगे, अपने को कंप्लीट ईयर देखना है और जो रनिंग ईयर यानी जो चल रहा है वो देखना है। इसमें अपने को जनवरी से स्टार्ट करना है, जो महीने में दिया हुआ है उसके अपन 13 तारीख जो भी तारीख दे रखी है वो ऐड करनी है। दोनों के विषम दिन जोड़कर 7 से डिवाइड कर देना है, जो आएगा वो ही हमारा वार होगा। जिस प्रकार 0 आया तो संडे होगा, 1 आया तो मंडे होगा, 2 आया तो ट्यूसडे होगा, 3 आया तो वेडनेसडे होगा, 4 आया तो थर्सडे होगा, 5 आया तो फ्राइडे और 6 आया तो सैटरडे। इस प्रकार से हमारे दिन आएंगे। ठीक है, यहाँ तक इसको लिख लो। इसके बाद अपन देखते हैं एक क्वेश्चन, और इस टाइप के आपके पास जो भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो, बस कंप्लीट ईयर और रनिंग ईयर देखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 का कैलेंडर कब समान दिखेगा। मैंने बताया आपको इस टाइप से क्वेश्चन 2025 का कैलेंडर कब समान दिखेगा, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। देखो किस टाइप से होगा कि का कैलेंडर 2025 का कैलेंडर कब समान दिखेगा। तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार लिखोगे, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। देखो इनको देख लेते हैं। 25 का 1, 26 का विषम दिन निकालें तो 7 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नहीं अपने को देखना है नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। इसको देखकर अपन तो 1 और 2 लिख रहे हैं। नॉर्मल ईयर है तो 1, लीप ईयर है तो 2 लिख रहे हैं। कितने से डिवाइड होता है नॉर्मल ईयर लीप ईयर को, 4 से डिवाइड करते हैं। 26 में कितना आएगा, 26 में 1, 27 में 1, 28 में 2, 29 में 1, 30 में 1। ये देखो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना हो गया, 7। यहाँ 7 हो रहा है आपका, यहाँ 7 हो रहा है तो 30 पर 7 हो रहा है तो 30 के जस्ट आगे वाला, यानी 2025 का कैलेंडर कब समान दिखेगा, 2031 में। 30 के जस्ट आगे वाला यानी 31 है, तो 2025 का कैलेंडर कब समान दिखेगा, 2031 में। देखो मैं आपको यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आपको लिख लेना है साथ साथ में कि अगर आपका शेषफल 0, 1, 2, 3, आपका शेषफल अगर वर्ष में आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 0, 1, 3, 0, 1, 0, 1, 2, 3,
0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो अपन किस प्रकार से करेंगे, देखो अगर आप वर्ष है इस प्रकार ना करो तो आप किस प्रकार से कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि सीधा का सीधा आपको वर्ष को 4 से डिवाइड करना है। यानी वर्ष को 2025 दे रखा है तो 25 को 4 से डिवाइड कर लो। किसको 2025 दिया है तो 25 को 4 से डिवाइड कर लो, यानी आपके पास शेषफल 0 आ जाए। मान लो आपके पास 0 शेषफल आ जाए, या फिर आपके पास 1 शेषफल होगा, या फिर आपके पास 2 होगा, या फिर 3 होगा। इतने शेषफल आपके पास आ सकते हैं। या तो 0 जो वर्ष आपके दिए गए उसको 4 से डिवाइड कर लो, उसके आने के बाद डिवाइड करने के बाद या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। अगर आपके पास शेषफल 0 आ रहा है तो आपको 28 ऐड कर देना है, 1 आ रहा है तो 6 ऐड कर देना है, 2 आ रहा है तो 11 ऐड कर देना है, 3 आ रहा है तो 11 ऐड कर देना है। तो इसका शेषफल आ रहा था देखो 24, 1 शेषफल आ रहा है, 1 में अपन क्या ऐड कर देंगे, 1 आए तो क्या 6। देखो किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को। शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो तो आप या इस प्रकार से कर सकते हो। जो आपका 25 है लास्ट है उसको अपन 4 से डिवाइड कर लेंगे। किससे, 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद जो आपका शेषफल बचता है, या तो आपका शेषफल आएगा 0, या 1, या 2, या 3। ये 3 4 ही आ सकते हैं। ठीक है, शेषफल अगर 0 आए तो उसमें 28 ऐड कर देंगे, यानी 25 में 28 ऐड कर देंगे। कब, जब शेषफल 0 आए। या फिर 25 का शेषफल 1 आ रहा है तो अपन 6 ऐड कर देंगे। देखो 25 में 6 ऐड कर लो, कहाँ जा रहे हैं, 31 पर। यानी देख लो 2031 आया था, 2031 आया था। इसी प्रकार से 2031 इस प्रकार लेके आ सकते हो। या फिर आपका शेषफल 2 आ रहा है तो अपने को 11 ऐड करना है। या फिर शेषफल आपका 3 आ रहा है तो 11, 2 आ रहा है तो भी 11, 3 आ रहा है तो भी 11। आपका शेषफल 1 आ रहा है तो 6 ऐड करना है। आपका शेषफल 0 आ रहा है तो आपको 28 ऐड करना है। वर्ष के 4 से डिवाइड कर कर जो आपके साथ शेषफल बचे तो उसमें 0 शेषफल बचे तो 28, 1 शेषफल बचे तो 6, 2 शेषफल बचे तो 11, 3 शेषफल बचे तो भी 11। या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हो। चलो अपन देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। यानी 2025 का कैलेंडर 2031 में रिपीट होगा। तो अपन देख लेते हैं कि 2011 का कैलेंडर कब समान दिखेगा। यानी यहां कर लेते हैं अपन, ये शॉर्ट ट्रिक हमारी पड़ी है यहाँ। तो 2000 अब करो जल्दी से, 2011 का कैलेंडर कब समान दिखेगा, वर्ष में है, कब समान दिखेगा। यानी 2011 का कैलेंडर कब है रिपीट होगा। देखो किस प्रकार से करेंगे। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था कि अपन 11 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। 11 को 4 से डिवाइड किया तो 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 तो ज़्यादा हो रहा है, यानी 2 बार करेंगे तो 8 आया। 8, 11 में से 8 गए तो 9, 10, 11, यानी 3 रिमाइंडर बच रहा है। यानी जो आपका लास्ट है उसमें 4 से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास शेषफल आ रहा है, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या फिर 3 आएगा। कोई भी आप देख लेना, कोई भी वर्ष में 4 से डिवाइड करके आपके पास 0, 1, 2, 3 आएगा। जो शेषफल 0, 1, 2, 3 आए तो 0 आए तो 28, 1 आए तो 6, 2 आए तो 11, 3 आए तो 11। इसमें क्या शेषफल आ रहा है हमारा, 3 शेषफल आ रहा है। तो अपन 11 में क्या जोड़ देंगे, 3 के लिए 11 जोड़ देंगे तो 2022 में। देखो कितना जल्दी हो गया। 2011 का कब कैलेंडर रिपीट होगा, 2022 में। यानी 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2022 में। इस प्रकार से आपसे बोले कि 2022 का आगे कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो देखो 22 को 2 से डिवाइड कर लो, 4 से, तो 4 पंजो 20, क्या आया, 5 बार गया 20, 2 बचा एक्स्ट्रा, 2 बचा विषम दिन, तो 2 विषम दिन हो तो अपन क्या ऐड कर देंगे, 11। क्या ऐड कर देंगे, 11, तो ये आएगा 20, 33। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं। यानी वर्ष के अंत में अपन 4 से डिवाइड करके जो शेषफल आए उसमें 1 आए 0 आए तो 28, 1 आए तो 6, 2 आए तो 11, 3 आए तो 11। ये नॉर्मल से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। वार निकालना सीख लिया, वर्ष कब रिपीट हो रहा है वो निकालना सीख लिया, और इसके बाद अपन अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अगर इस प्रकार आपसे ये कोड आपको याद है तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। यानी 23 अगस्त 2020 को मंडे है तो 23 दिसंबर 2020 को क्या होगा।
क्वेश्चन इस प्रकार से है, 2023 अगस्त को आपके पास है 23 अगस्त, यानी क्वेश्चन इस टाइप से आपके पास है कि 23 अगस्त 2020 को मंडे है, यानी 23 अगस्त 2020 को मंडे है, तो 23 दिसंबर 2020 को क्या होगा? 23 दिसंबर 2020 को, इसमें क्या है? मंडे, MON, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, यानी मंडे है। 23 अगस्त 2020 को मंडे है, 23 अगस्त 2020 को मंडे है, तो 23 दिसंबर 2020 को क्या होगा? 23 दिसंबर 2020 को क्या होगा? आप निकालो इसको। तेईस अगस्त 2020 को मंडे है, तो 23 अगस्त 2 यानी तारीख सेम डिलीट कर दो, वर्ष सेम कर दो, यानी फ़र्क किस में, डिफरेंस किस में? अगस्त और महीने में, यानी अगस्त से दिसंबर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अगस्त से दिसंबर, यानी जिसमें जा रहे हैं उसको अपन डिलीट कर देते हैं। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कहाँ है? अगस्त ये रहा। अगस्त से अपने को किस पर जाना है? दिसंबर पर जाना है, यानी अगस्त, ठीक है, प्लस अगस्त के बाद क्या? मई, जून, जुलाई, देखो अगस्त, मई, जून, जुलाई, अच्छा, ये क्या था आपका? अप्रैल था। ये आपके पास अगस्त है, क्या है? अगस्त है। अगस्त के बाद अपन जा रहे हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर अपने को जाना किस पर है? दिसंबर पर, तो अपन दिसंबर को नहीं लेंगे, यानी दिसंबर को नहीं लेंगे। इसमें तारीख सेम ही तो तारीख से तारीख डिलीट, वर्ष सेम ही तो वर्ष से वर्ष डिलीट, यानी महीने में डिफरेंस था तो महीने को जो डिफरेंस था अपने लिख लिया। अगस्त के और दिन होंगे 3, सितंबर के और दिन होंगे 2, अक्टूबर के और दिन होंगे आपके पास 3, और नवंबर के कितने होंगे? 2। नवंबर के कितने होंगे? 2। फरवरी, अगर इसमें फरवरी ऐड होता तो आपको ध्यान से देखना पड़ता, 2020 लीप ईयर, नॉर्मल ईयर देख के अपने 0 या 1 लिखते। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। 3 2 5 6 7 8 9 10, क्या आ रहा है? 10 को किससे डिवाइड करोगे? 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 3। क्या बचा? शेषफल कितना बचेगा? 3। तो 3 पर क्या होता है? यानी इसमें 3 ऐड कर देंगे। किस में? ये था हमारा मंडे, क्या दिया हुआ था? 23 अगस्त 2020 को मंडे दिया हुआ था। मंडे में अपन 3 ऐड कर देंगे। देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी क्या निकल के आएगा? थर्सडे, ठीक है। अगर आपके पास मंथ समान, इसी प्रकार अपन पढ़े थे वर्ष के लिए, अगर तारीख समान, महीना समान, तारीख समान, महीना समान, वर्ष में डिफरेंस था 2012 से लेकर, पूछ रहा था कि कैलेंडर कब रिपीट होगा, यानी फिर कौन सा वार होगा, वार के लिए निकाल लिया, कैलेंडर कब रिपीट होगा वो निकाल लिया। अब अपन निकाल रहे थे 23 अगस्त 2020 को मंडे है, तो यानी महीने में डिफरेंस था, तो महीने में डिफरेंस था, जिस महीने से स्टार्टिंग से लेकर जहां पहुंचना है उसको छोड़ देते हैं, उसके बीच में अपन और दिन देख लेते हैं। अगर 7 से अधिक आ रहा है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर रहेगा उसको अपन इसमें ऐड कर देंगे, यानी +3 ऐड किया मंडे में तो थर्सडे। इस प्रकार से अपने को निकालना है। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 मार्च 2014 को संडे है। 12/2014 को संडे है, तो 12 यानी मार्च की जगह क्या आया? 12 मार्च 2018 को क्या होगा? 12 मार्च
2018 को क्या होगा। यानी ये बोल रहा है कि 12 मार्च 2014 को संडे है, तो 12 मार्च यानी तारीख समान, महीना समान, वर्ष में डिफरेंस दिया गया है, तो 2018 को कौन सा वार होगा। चलो निकालो आपने, मैंने अभी बताया था 12 से 12 कैंसिल, मार्च से मार्च कैंसिल, यानी डिफरेंस किसमें 2014 से 2018 में डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंस आया उसी को अपन उसमें ऐड कर देंगे। चलो करो, आप पहले ट्राई करो। दो 2014 से 2018 पर जाना है, या तो आप वर्ष में डिफरेंस आ रहा है तो या तो 4 से डिवाइड करके जो आपके पास सेंसफुल है, यानी 0 सेंसफुल है तो 28 ऐड कर दो, 1 सेंसफुल आ रहा है तो 6 ऐड कर दो, 2 आ रहा है तो 11 ऐड कर देना, और 3 सेंसफुल आए तो 11 ऐड कर देना। या तो उस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर इस प्रकार लिख लो 2014 के बाद 15, 16, 17 और 18 का हमको पूछ रहा है तो 18 नहीं लिखना है, यानी 14 में 1, 15 में 1, 16 में 2, 17 में 1, 3, 2, 5, क्या निकल के आया 5। डिफरेंस कितने का 5 का, ठीक है 5 का आ रहा है, तो अपन इसमें भी 5 का कर देंगे, इसमें भी +5 हो रहा है तो इसमें भी अपन +5 कर देंगे, यानी संडे में +5 करेंगे। तो संडे था नहीं, संडे, मंडे, 5 के लिए देख लो नहीं, फ्राइडे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो फ्राइडे आ रहा है, क्या आ रहा है फ्राइडे। इस प्रकार से अपन निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष का ही है कि 10 फरवरी 1911 10 फरवरी 1911 को सोमवार है तो 10 फरवरी 1923, 10 फरवरी 1911 को सोमवार है तो 10 फरवरी 1923 को क्या होगा। 10 फरवरी 1911 को सोमवार है तो 10 फरवरी 1923 को क्या होगा। देखो अपन किस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन किस टाइप से है कि 10 फरवरी 1911 को सोमवार है तो 10 फरवरी 1923 को क्या होगा। यानी तारीख समान, महीना समान, डिलीट। 11 से अपन किस पर जा रहे हैं 23 पर, 11 के बाद यानी क्या आएगा 12 और 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक ही जाना है, 23 तो नहीं लेना है, जो दिया गया वो नहीं लेना है। 11 में 1, 12 में 2, 4 से डिवाइड करेंगे अपन और दिन देखने के लिए। ये इनके और दिन है, 2011 का और दिन विषम नॉर्मल ईयर है तो 1 विषम दिन, जबकि लीप ईयर है तो 2 विषम दिन होंगे। 2012 लीप ईयर है तो 2 विषम दिन, 13 का 1, 14 का 1, 15 का 1, 16 का 2, 17 का 1, 18 का 1, 19 का 1 और 20 का 2, 21 का 1 और 22 का 2। इनको अपने ऐड कर लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, क्या रहा है आपका 16। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करना है, 7 से ऊपर 6 से ऊपर जा रहा है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 15, 16, यानी क्या बचा आपके पास है 2 बचा। ये देखो इसका 1 होगा 22 का, तो यह आएगा आपके पास 15, 15 को 2 से डिवाइड किया यानी 1 एक्स्ट्रा बचेगा। सोमवार में अपन 1 ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास सोमवार के बाद मंगलवार। सोमवार के बाद क्या आता है मंगलवार, सोमवार के बाद क्या आता है मंगलवार। 1 आगे यानी आगे सरकाना 1। इसके बाद अपन देखेंगे पंद्रह मार्च 2008 को संडे है तो 15 मार्च 2018 को क्या होगा। यानी 15 मार्च 2008 को संडे है तो 15 मार्च 2018 को क्या होगा। 15 मार्च 2008 को संडे है तो 15 मार्च 2018 को क्या होगा। चलो करो क्वेश्चन को किस टाइप से होगा।
ये देखो तारीख सेम, मंथ सेम, डिलीट 2008 से अपन 18 पर जा रहे हैं, यानी 2008। 8 तो क्या होता है, लीप ईयर होता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पर नहीं जाना है, बस ये याद रखना है। 1 1 1 2 1 1, देख लो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या रहा है 13। तो अपन इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, देखो 13 आ रहा है, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 9 10 11 12 13, यानी क्या बच रहा है आपका 5। 14 का 1, 13 का 12 का, तीन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें जाएगा 7 जाएगा तो क्या बचेगा 6 12 13, हाँ ठीक है 6 बचेगा, 5 बचेगा, इसमें 5 बचेगा तो 12 का और दिन 2 होगा। तो देखो इसमें यानी ये क्या आ रहा है 6 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसमें 0 में 6 जोड़ दोगे तो आएगा स्टरडे, क्या आएगा स्टरडे। ठीक है, इस टाइप से अपन आगे और क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, यदि माह की 9 तारीख को रविवार है, एक दिन पहले पड़ती है, तो बताइए कि उसी माह की 1 तारीख को कौन सा बार होगा। यानी क्वेश्चन है यदि माह की 9 तारीख को रविवार है, 9 तारीख को रविवार से एक दिन पहले पड़ती है, यदि माह की 9 तारीख है, क्वेश्चन इस प्रकार बोल रहा है यदि महीने की 9 तारीख है, महीने की 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले पड़ रही है, यानी रविवार से एक दिन पहले यानी शनिवार को आ रही है, 9 तारीख है शनिवार को। देखो समझो क्वेश्चन को कि 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले यानी शनिवार को 9 तारीख आ रही है। इसके बाद क्या बोल रहा है, तो बताइए कि उसी माह की 1 तारीख को कौन सा वार होगा। यानी उसी माह की 1 तारीख को कौन सा वार होगा। तो देखो लास्ट देके फर्स्ट पूछ रहा है, यानी लास्ट में बता दिया अपने को इस प्रकार है, और फर्स्ट पूछ रहा है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो लास्ट देकर फर्स्ट पूछ रहा है तो अपन अंतर देख लेते हैं। 9 - 1 यानी 8, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड तो करेंगे। 9 - 1 अंतर देख लेते हैं, 9 - 1 यानी 7, 7 को डिवाइड, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 1, क्या बचा 1। तो हमारा 1 यानी मंडे नहीं होगा, रिमाइंडर 1 आए तो आपका क्या शेषफल क्या आ रहा है 1, तो उसमें से अपन 1 माइनस कर देते हैं तो हमारा बार क्या आ जाएगा शुक्रवार, क्या आ जाएगा शुक्रवार। देखो शनिवार में 5 ऐड करोगे आप, शनिवार कहाँ है आपका सैटरडे 5, यानी शनिवार का क्या होता है 6, शनिवार का क्या होता है 6 में से -1 किया था तो उसमें से -1 कर देंगे, जो हमारा आया उसमें से -1 कर देंगे तो क्या आएगा शुक्रवार, क्या आएगा शुक्रवार। चलो इसके बाद अपन देखते हैं एक और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन किस प्रकार है, आज से 3 दिन बाद मंगलवार था, यानी इसको इस प्रकार से करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया आज से 3 दिन बाद मंगलवार है, यानी 1 2 3 मंगलवार, ठीक है। आज से 3 दिन बाद मंगलवार था, आज से 3 दिन बाद मंगलवार है, तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले, यानी आज हम यहाँ पहुँच गए तो बीते हुए दिन से 4 दिन पहले कौन सा बार था 1 2 3 4, यानी यहाँ कौन सा बार था। आज से 3 दिन पहले मंगलवार था, आज से 3 दिन बाद मंगलवार था, तो मंगलवार से अपन 2 और 3 यहाँ चलेंगे। देखो जिस प्रकार से, तो अपन आज कौन सा बार होगा पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं, फिर आज के बाद अपन पीछे जाएंगे 4 की तरफ, यानी आज था हमारा मंडे,
1 1 2 3 4, यानी हमारा वार क्या होगा, अगर आज हमारा मंडे है तो हमारा वार क्या हो जाएगा, सोमवार। तो आज से 4 दिन पहले क्या हो जाएगा, सोमवार। यानी यहाँ मंगलवार था 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद मंगलवार है तो 4 दिन पहले क्या हो जाएगा, सोमवार। 4 दिन पहले क्या हो जाएगा, सोमवार। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपन क्वेश्चन लेके आते हैं कैलेंडर के। कैलेंडर का जो बताने वाले बातें थे वो बता दी। अपन इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए आपको 2-4 दिन का इंतजार करने पड़ेगा। यानी इससे पहले अपन 10th क्लास के मैथ के वीडियो डालना ज़रूरी है, फिर इसके बाद अपन इसके क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक आप वीडियो के जो कैलेंडर के 2 वीडियो डाल दिए हैं वो आप ज़रूर देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट भी करें। अपने रीजनिंग के बहुत से टॉपिक डाल दिए हैं, आप देखते रहें। अगर आप इच्छुक हो तो अपन इसी तरीके से लगातार वीडियो और डाल देंगे। रीजनिंग के भी डालेंगे, मैथ के भी डालेंगे और 10th के भी डालेंगे। और आपको अगर 11th 12th मैथ BSc MSc का संपूर्ण सिलेबस चाहिए तो प्राइम स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स नाम से आप ऐप है हमारा, वो इंस्टॉल करें। फिर इसके बाद सभी संपूर्ण सिलेबस मिलेगा। ठीक है दोस्तों।